स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। चलो देखें। तो आज उसके आगे देखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, यही था ना? पढ़ना था क्योंकि इसके पीछे तक का हो चुका है। कहाँ तक हो गया था? ये चीज बता दी थी ना। रो आता है, रेजिस्टिविटी होती है, वो कितनी आती है, क्या होता है। ये हमने पढ़ने के लिए भी कहा था, तो एक बार पढ़ लेना, प्रॉब्लम हो तो पूछना। ठीक है, चलो। तो आज हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, जिसके बारे में आधे ज्यादा चीजें तुम लोगों को पहले से ही पता है, काफी हद तक। पावर के बारे में 10th में पढ़ा होगा ना, जहाँ तक। क्या था इलेक्ट्रिकल पावर? सर यस, कैपेसिटी। नहीं, कैपेसिटी तो ठीक है, मतलब वैसे पावर के बारे में वैसे पढ़ा था ना, P इज इक्वल टू वी आई। यस सर। याद है? या फिर आई स्क्वायर आर, ये सब पढ़े थे ना 10th में ही। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, बहुत ज्यादा अलग नहीं है। पर यहाँ पे बस निकाला जाएगा, वहां पे निकाला नहीं गया था, बोल दिया गया था कि P इज इक्वल टू वी आई होता है, आई स्क्वायर आर होता है। ये बोल दिया गया था, निकाल के नहीं दिखाया गया था। ठीक है, कि कैसे क्या होगा। अब यहाँ पे वही बात आ रही है कि हम यहाँ पे प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे जो पीछे वाली चीजें आई है ना। उन्होंने पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल एनर्जी देखी, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी देखा, है ना, उसका ई के साथ रिलेशन देखा, सब बातें की। तो फिर हम पावर के बारे में भी बात वहीं के उसी की कनेक्टिविटी में आगे करेंगे, मतलब। क्लियर? तो दो बातें हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। तो पहली बात तो एनर्जी, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। कैसे? वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता था जब हम जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं उससे डिवाइड कर दें, है ना, या फिर यूनिट चार्ज को ले आए तो सीधे इक्वल। और वर्क इज इक्वल टू ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता था। सही है? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब यूनिट चार्ज को लेके आएंगे इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे, है ना। ये कह सकते हैं। तो वही वर्क ही तो हो जाएगा ना। वर्क क्या होता था? Q इंटू वी। यही तो चेंज इन एनर्जी होगा, कुछ अलग तो नहीं आना चाहिए। क्लियर? फर्क बस इतना है कि वहां पे इंफिनिटी से लेके आ रहे थे तो सिर्फ एक ही वी नजर आता था, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, हम किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे लेके आएंगे। ठीक है, जैसे समथिंग ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चार्ज को लेके आएंगे, तो क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, या फिर इस पॉइंट के पोटेंशियल को मान लो वी ए, और इस पॉइंट के पोटेंशियल को वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ पे डिफरेंस आता है एक्चुअली। तो इन्फाइनाइट से लाने के चक्कर में यहाँ पे सिर्फ एक ही नजर आता है, लेकिन होता है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि ये v की वैल्यू है वी ए माइनस वी बी। आया समझ में सबको? सिंपल सी चीज है। v की वैल्यू इतनी है, q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा q वी ए माइनस वी बी। क्लियर? ये आ जाएगा वर्क। तो जब वर्क ये आ जाएगा तो उसी को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। क्लियर है? बात आ रही है ना समझ में? डाउट है तो बताओ, दोनों में से किसी को। चलो, नहीं है तो यहां देखो, ऐसे भी देख सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, लेकिन अल्टीमेटली वही चीज। क्यू, देखो ये लिखा है ना, डेल्टा क्यू, जिसको हम क्यू बोल रहे हैं, वो यहाँ पे चेंज इन चार्ज बोला गया है, डेल्टा क्यू। क्योंकि पहले से भी तो वहां कुछ चार्ज रहा होगा ना बी पॉइंट पे, ऐसा तो है नहीं सिर्फ वही वाला चार्ज आया है। तो इसीलिए चेंज इन चार्ज, और कुछ दिक्कत नहीं। तो डेल्टा क्यू और वी बी माइनस वी ए। क्यों? ऐसा क्यों? बात ये है, अगर ये वी ए हाई पोटेंशियल पे है और वी बी लो पोटेंशियल पे, तो V इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। क्यों? वी ए ग्रेटर है वी बी से, तब। क्लियर? यानी कि ए हाई पे है और बी लो पे है, तो एक्चुअली चार्ज इधर तो खुद ही फ्लो करेगा ना, उसमें हमको कहाँ कोई वर्क करना पड़ेगा। हमको तो वर्क करना पड़ेगा उल्टा फ्लो करवाने के लिए, यानी कि बी टू ए लेके जाने के लिए। ठीक है, या फिर ऐसे देखें कि
ए टू बी जाना है। तो फाइनल एनर्जी बी के पोटेंशियल के हिसाब से निकलेगी, तो फाइनल वर्क यानी कि बी इंटू वी बी, बी कह रहे हैं सॉरी, डेल्टा क्यू इंटू वी बी। क्यू वी होता है ना, क्यू वी होता है लेकिन वी होता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो डेल्टा क्यू इंटू वी बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डेल्टा क्यू इंटू वी ए। आई बात समझ में? तो यहां से भी डेल्टा क्यू कॉमन लोगे तो क्या आएगा, वी ए सॉरी वी बी माइनस वी ए। लेकिन ये इसका तो ऑपोजिट है ना, इसका मतलब माइनस में आएगा। मतलब कि माइनस में आएगा। तो इसीलिए जब हम v के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो यहाँ पे वी ए माइनस वी बी होता है v, तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, माइनस वी। ठीक है, तो हम जब इसमें लिखेंगे तो ये आएगा माइनस वी, क्या ये, यानी कि डेल्टा क्यू इंटू माइनस वी। अब ये माइनस पूरा यहाँ पे लगा सकते हैं, माइनस डेल्टा क्यू वी। ये आई तुम्हारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। आया सबको समझ में? कुछ डाउट है क्या, बता दो। सिंपली क्यू इंटू वी से ही आया है बस। ये आई टोटल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यू माइनस डेल्टा क्यू इंटू वी। क्लियर? नेगेटिव आ रही है और वो आएगी भी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हुई है बल्कि खर्च हो गई है। अगर स्टोर हुई होती तो पॉजिटिव आती। वर्क के ऑपोजिट आएगी ना, इक्वल तो आएगी लेकिन वर्क के ऑपोजिट आएगी। क्लियर है? तो इसीलिए इतनी आई। तो इसको और हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बताओ? आई क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यहां से क्यू क्या, डेल्टा क्यू क्या हुआ, आई डेल्टा टी लिख सकते हैं ना। तो क्यू को यहां पे लिख दो आई डेल्टा टी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस आई डेल्टा टी इंटू वी। ये आ जाएगा, कुछ डाउट है? और ये आएगी कैसे, नेगेटिव लेस देन जीरो, है ना। तो वही लिखा है, इफ चार्जेस मूव विदाउट collisions through the conductor, their kinetic energy would also change so that the total energy is unchanged। मतलब होगा क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी वो हो रही है तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी आएगा, यानी कि टोटल एनर्जी किसी की भी जितनी रहती है उतनी रहती है। तो यहाँ पे अगर पहले चार्ज रेस्ट पे था तो टोटल एनर्जी थी जीरो, और यहाँ कौन सी टोटल एनर्जी की बात हो रही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। देखो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब इसमें नहीं आती है। मैकेनिकल दो टाइप की एनर्जीज होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिजिकली बॉडी या तो रुकी होगी या चल रही होगी। रुकी है तो पोटेंशियल एनर्जी है, और चल रही है तो पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है, ऐसा कुछ है। लेकिन धीरे धीरे चलने में क्या होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो पोटेंशियल कन्वर्ट होती जाती है काइनेटिक में। समझ रहे हो? टोटल एनर्जी का चेंज नहीं आता है, टोटल एनर्जी जिसकी जितनी है उतनी ही रहती है। यानी कि जितना हम काइनेटिक को बढ़ाएंगे उतना पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगी, और जितना हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे उतना काइनेटिक डिक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में? कुछ ऐसा रहता है। तो यहाँ पे चार्ज पहले था रेस्ट पे, इसीलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो है। मतलब कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कितने आ गई, इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी, आई ना। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या निकाली है हमने, माइनस आई डेल्टा टी वी। तो ये माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस आई डेल्टा टी इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है किसी को, मतलब सबको? इसमें कुछ डाउट है? प्रियांशु, तुषार, बताओ। ये रिपीट करो थोड़ा सा, ये डेल्टा के प्लस डेल्टा। जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करके आती है। ठीक है, कोई बॉडी यानी कि बिल्कुल रेस्ट पे है तो सारी की सारी एनर्जी ये पोटेंशियल वाली होगी। ठीक, सॉरी, कोई बॉडी अगर चल रही है, मूविंग है, तो एनर्जी डिवाइड हो चुकी होगी इन दोनों में। लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती है किसी की। ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का सम करके ही आती है।
अब हो सकता है कोई एक जीरो हो जाए, जैसे चल नहीं रही है बॉडी तो काइनेटिक तो जीरो हो गई, क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट है, हाफ mv² यानी कि वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। चलेगी तो आएगी काइनेटिक एनर्जी, नहीं चलेगा बॉडी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल है। ठीक, और चल रही है तो पोटेंशियल तो तब भी है लेकिन काइनेटिक भी है। क्लियर? तो दोनों का सम करके अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो थी, दोनों का सम भी तो जीरो ही आएगा ना। टोटल मैकेनिकल क्यों जीरो थी, बॉडी रेस्ट पे थी वैसे करके थी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वहां पे जीरो थी। आई बात समझ में? कंजर्व रहती है, मतलब चेंज नहीं होती। चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो। ठीक है, ओके सर। चेंज जीरो रहता है, मतलब कि चेंज नहीं आता है मैकेनिकल एनर्जी में, जितनी है उतनी रहेगी। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो, तो मतलब एडिशन ऑफ चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन पोटेंशियल इज आल्सो जीरो। मींस अगर इसको इंक्रीज करोगे तो ये अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, ताकि अल्टीमेटली जीरो रहे। जैसे मान लो ये है जीरो और ये है कुछ और, तो ये ऐसा पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो पाएगा, चेंज नहीं हो पाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी तुमने बिल्कुल चेंज नहीं की, और पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हो तुम चेंज कर रहे हो, नहीं हो सकता। बिना काइनेटिक चेंज किए पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, बिना पोटेंशियल चेंज किए काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। काइनेटिक को अगर बढ़ाना है तो पोटेंशियल को कम होना पड़ेगा। क्लियर? और पोटेंशियल बढ़ाना है तो काइनेटिक को कम होना पड़ेगा। एक दूसरे पर डिपेंडेंट है दोनों। तो ये सीधे सीधे आता है रिलेशन। और अगर हम एक को दूसरे के फॉर्म में देखना चाहें तो एक को दूसरी तरफ ले जाओ जीरो के, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। यहाँ पे काइनेटिक को पोटेंशियल के ऑपोजिट नहीं बोला जा रहा है, चेंज ऑफ काइनेटिक को चेंज ऑफ पोटेंशियल के ऑपोजिट बोला जा रहा है। ठीक से समझना है इस बात को। आ रही है प्रियांशु? सर यस। पॉजिटिव चेंज क्या होता है, कोई चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और नेगेटिव चेंज क्या होता है, कोई चीज डिक्रीज हो रही है। आई बात समझ में? तो अगर एक चीज का पॉजिटिव चेंज आएगा तो दूसरी चीज का नेगेटिव चेंज आएगा, ये इक्वेशन बस यही शो कर रही है। और अगर एक चीज का नेगेटिव चेंज आएगा तो इसका अगर नेगेटिव नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होने लगेगा। समझ रहे हो? तो इसका पॉजिटिव चेंज आएगा अल्टीमेटली। यस सर। ठीक है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ऐसे ही कुछ। जैसे इनवर्स होता है ना, वन अपॉन, यस समझ गया। इनवर्स रिलेशन होता है बिल्कुल, तो उस तरह का नहीं है ये। है उसी के जैसा लेकिन उस तरह का नहीं, एग्जैक्टली वैसा नहीं है ना, वन अपॉन में तो आ नहीं रहा। लेकिन ये जरूर है कि हाँ एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। क्लियर? और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में नहीं कि ये डबल होगा तो ये हाफ हो जाए, ऐसा नहीं है। ये डबल होगा तो ये हाफ नहीं होगा, ये डबल होगा तो ये भी 2 टाइम्स होगा, लेकिन माइनस में, नेगेटिव में 2 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा कुछ। क्लियर? हाफ नहीं होगा। यस सर। तो यहाँ डेल्टा यू की वैल्यू क्या आई थी, माइनस आई वी डेल्टा टी, या आई डेल्टा टी वी, वो आई थी। यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आएगी, आई डेल्टा टी इंटू वी, माइनस रहेगा नहीं। क्लियर? यानी कि काइनेटिक एनर्जी आएगी पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी चल तो जिस डायरेक्शन में रही उसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी आई है ना। क्लियर हुआ? यस सर। बस यही है, यानी कि हमने काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ली। अब देखते हैं 10, in case charges were moving freely through the conductor under the action of electric field, their kinetic energy would increase as they move। जैसे जैसे वो मूव करेंगे फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई वाला फोर्स लगेगा, ई वाला फोर्स लगेगा, तो वो मूव करेंगे, है ना। क्यू की जगह हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ई वाला फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे, वो मूव करेंगे, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी आएगा। अभी निकाला भी था ना हम लोगों ने एक्सेलरेशन, याद है? तो आएगा। ठीक है, तो we have however seen earlier that on the average charge carriers do not move with acceleration। लेकिन उसका एवरेज निकालने के चक्कर में हम लोगों ने कह दिया था कि एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो रहा। हम ऑन एन एवरेज देख लेंगे, कोई तेज गया कोई धीरे गया, हम कह देंगे कि ठीक है सब थोड़ा मतलब बीच बीच की एक स्पीड से गए ऑन एन एवरेज। आई बात समझ में? तो वो भी हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग उसको एवरेज में लेते हैं, बट विद अ स्टीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। This is because of the collision with ions and atoms। तो पुरानी बातें सारी हो रही हैं। During collisions, the energy gained by the charges thus is shared with the atoms। हाँ, जो एनर्जी चार्ज गेन करेंगे चलते टाइम वो एटम से शेयर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे थोड़ी ना रहेगा, वो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी, एटम्स पे। द एटम्स वाइब्रेट मोर विगोरसली, और एनर्जी वहां ट्रांसफर हुई तो वो वाइब्रेट होगा। ऐसे ही समझ लो, तुम अगर किसी जमीन पे दौड़ो तो वाइब्रेट नहीं होगी जमीन,
थोड़ी थोड़ी। ऐसे तो पता नहीं चलता ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन कभी भी फर्स्ट फ्लोर पे करके देखो तो पता चलेगा, वाइब्रेशन आते हैं ठीक ठाक। किसी पुल पे करके देखो, बहुत वाइब्रेशंस आते हैं। तो वही चीज है। तो तुम अगर चल रहे हो, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी की वजह से उस पर ट्रांसफर हुई एनर्जी और वाइब्रेशन आए, तो वैसे ही उस पर भी आएंगे इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से। दैट इज द कंडक्टर हीट्स अप। तो उससे क्या होगा, हीटिंग होने लगेगी। समझ रहे हो, फ्रिक्शन जैसा कुछ, इलेक्ट्रॉन उस पर चल रहे होंगे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, रबिंग नहीं होगी। और रब होगा तो फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग प्रोड्यूस होगी। किसी भी चीज को रब करके देखो, हीटिंग प्रोड्यूस होती है ना। Thus, in an actual conductor, an amount of energy dissipated as heat in the conductor during the time interval delta t is this। इतना हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो वर्क है हमारा। समझ रहे हो, आई वी डेल्टा टी जो हमने निकाला था, वो कन्वर्ट हो जाएगा हीट में सारा का सारा। फिर द एनर्जी डेसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज द पावर डेसिपेशन। ये तो आई थी एनर्जी, आई वी डेल्टा टी, एनर्जी। लेकिन पावर क्या होता था याद है, या तो हम बोलते थे वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, पुराने वाले फॉर्मूले के हिसाब से बता रहे हैं, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। याद है सबको, दोनों को? या फिर बोल सकते हो एनर्जी पर यूनिट टाइम। कुछ बोलना चाह रहे हो? अच्छा नहीं, हमारे में वो बताया था ना बस, बर्डन अपॉन टाइम टेकन। हाँ, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, वो बताया होगा। लेकिन एनर्जी पर यूनिट टाइम भी होता है। एनर्जी क्या मतलब, एनर्जी आई या गई, ऐसा कुछ। एनर्जी डेसिपेट हुई पर यूनिट टाइम, या तुमने रिसीव की पर यूनिट टाइम। समझ रहे हो? जैसे कि ज्यादा खाना खाने से प्रॉब्लम क्यों आती है पता है? ज्यादा खाना अगर एक साल में देखें तो वो ज्यादा कहाँ हुआ, एक महीने में देखें तो वो ज्यादा कहाँ हुआ, लेकिन 3 बार खाने के बराबर एक बार खा लिया तुमने, तो तुमने क्या किया, कम टाइम में ज्यादा एनर्जी ले ली, तो तुमको मिल गई ज्यादा पावर। लेकिन हो सकता है तुम्हारी बॉडी उतनी ज्यादा पावर लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। अलग अलग होता है ना। उतनी पावर को, उतनी एनर्जी को अगर थोड़ा रुक रुक के दिया गया होता, तो तुम्हारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाती। आई बात समझ में? ऐसा कुछ यस सर। है ना। तो वो डिपेंड करता है। तो एनर्जी जो दी गई है या जो निकली है, जो डिसिपेट हुई है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो पर यूनिट टाइम हम पावर बोल सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो एनर्जी इतनी आई थी ना, आई वी डेल्टा टी, चाहे तुम काइनेटिक वाले में देखो, चाहे तुम पोटेंशियल में देखो, किसी एक में से देख सकते हो, इतनी आई थी। अगर इसी को डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो पावर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो डेल्टा टी कैंसिल हो गया, क्या बचा, वी आई। यहीं से आया था वो फॉर्मूला, जो हम लोग 10th में बस डायरेक्ट लगाना तो सीख जाते हैं, ये एग्जैक्टली पता नहीं चलता कहाँ से आया। ठीक है, कुछ डाउट किसी को? नो सर। हम्म। अब क्योंकि ओम्स लॉ मालूम है, V इज इक्वल टू आई आर, तो जैसे याद है कैपेसिटर में 3 फॉर्मूले आने लगे थे पावर के। एक फॉर्मूला आया था हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, दूसरा फॉर्मूला आया था हाफ सी वी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला आया था हाफ क्यू बाई सी, ऐसे कुछ आया था, क्यू बाई वी नहीं, वी बाई क्यू, एग्जैक्टली याद नहीं है, चेंज कर सकते हैं। क्यू इज इक्वल टू सी वी हो जाएगा, क्यू नहीं रखना, लेकिन सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा। हाँ, क्यू वी, हाफ क्यू वी आने लगा था। ठीक है, 3 फॉर्मूले आ गए थे। ऐसे ही यहाँ पे एक फॉर्मूला तो वी आई आ गया है। अब इससे 2 और बना सकते हैं। देखो, वी और आई में पावर का फॉर्मूला मिल गया, तो तुम दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ, आई में और आर में हो सकता है, तो वी को हटाना पड़ेगा ना। वी को हटाने के लिए क्या, वी इज इक्वल टू आई आर रख दो, तो देखो आई और आर रख दिया वी को हटा के, तो आई का स्क्वायर होने लगा, तो एक और पावर का फॉर्मूला बना आई स्क्वायर आर। आई बात समझ में? एक और बन जाएगा। देखो, हमने वी आई और आर में से वी आई में देख लिया, आई आर में देख लिया, किसमें बचा, वी और आर में। तो आई को हटाओ, किसी तरह आई की वैल्यू उठा के रख दो, क्या होती है, v इज इक्वल टू होता है आई आर।
तो I इज इक्वल टू हो गया V बाई आर। तो I की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, क्या आएगी, P इज इक्वल टू V इंटू वी बाई आर, मतलब कि V स्क्वायर बाई आर। आ गया, क्लियर है? यस। यहाँ पे भी तीन फॉर्मूले आ गए, वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। कोई एक याद रखो और तीनों में कन्वर्ट किया जा सकता है कभी भी। क्लियर? बस यही है, जैसे कैपेसिटेंस में किया था। समझ में आ गया अच्छे से सबको, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना? एनर्जी निकाली हमने, प्रॉपर वे में एनर्जी निकाली, वर्क के हिसाब से, इतना वर्क किया अगर तो इतनी एनर्जी आ जाएगी। उस एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दिया और कुछ भी नहीं किया, सिंपल। आया ना समझ में? बस तो वहीं से ये तीनों चीजें आ गई, P इज इक्वल टू वी आई, एनर्जी इतनी है, P इज इक्वल टू वी आई हो गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर भी हो गया। क्लियर? लेकिन as the power loss in a conductor of resistance R carrying a current I, जो पावर लॉस होता है वो रेजिस्टेंस करता है ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस ना करता तो अच्छे से पावर यहां से वहां ट्रांसफर हो जाती। समझ पा रहे हो? बीच में रुकावट ना आए, जैसे कि तुम एक बाल्टी पानी भर के लेके आ रहे हो, अगर रास्ते में ना गिरे तो पूरा पानी यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन अगर गिर जाए तो थोड़ा थोड़ा गिरता हुआ अगर आए तो ये गारंटी होगी थोड़ा थोड़ा तो गिरेगा ही, तो फिर कुछ तो पावर लॉस होगा ना। क्यों हुआ वो? रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि तुम्हारे रास्ते में रेजिस्टेंस था। जैसे कि तुम्हारे रास्ते में अगर फ्लैट रोड हो तो शायद पानी तुम आराम से लेके चले हो, लेकिन अगर रास्ते में बड़े बड़े ब्रेकर टाइप के हैं, गड्ढे हैं, उनको तुमको पार करके लेके आना पड़ रहा है, तो उसमें से ऊपर नीचे निकलते निकलते क्या होगा, कहीं ना कहीं पानी छलक जाएगा। मतलब कि वही है, रेजिस्टेंस पावर को लॉस करवा देगा। सही है? दूसरी बात, अगर तुम्हें वो पानी लेके नहीं आना पड़ता, सीधे तुम यहां से गायब होते और वहां प्रकट हो जाते, तो भी लॉस नहीं होता। यानी कि यहाँ जो चार्ज को लेके जाना पड़ रहा है, करंट, उसकी वजह से भी पावर लॉस हो रहा है ना। समझ रहे हो? तो इस वजह से करंट और रेजिस्टेंस ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं पावर लॉस के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है रिस्पॉन्सिबल, ध्यान रखना, करंट और रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? तो जो करंट और रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, पर्टिकुलरली उसको हम अलग से ही पावर लॉस ही बोलते हैं। एक्चुअली सारा ही लॉस हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ लॉस करता है, तो वी स्क्वायर आर भी लॉस है, आई वी भी लॉस है, लेकिन क्योंकि ऊपर देखो यहाँ बोला गया एनर्जी डेसिपेटेड, डेसिपेटेड मतलब कि वही खर्च हो गई, उड़ गई, चली गई, तुमने यूज नहीं की उसको। ठीक है? तो है तो सब पावर लॉस, लेकिन आई स्क्वायर आर बेसिकली पावर लॉस की तरह यूज होता है ज्यादातर जगह। ठीक है? जिसको ओहमिक लॉस भी बोलते हैं। क्लियर? और क्योंकि वो रेजिस्टेंस आर और करंट आई की वजह से हो रहा होता है, तो this power it is this power which heats up, for example, the coil of an electric bulb to incandescence, radiating out heat and light। ये एग्जांपल है उसका, साफ साफ देख सकते हो वायर गर्म क्यों हो जाता है, ये पावर लॉस की वजह से ही तो। अगर किसी वायर में हीट मतलब करंट फ्लो करवाई जाती है तो वायर हीट अप होता है। वो हीट क्या है? वो हीट है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेसिपेशन। तुमको हीट में नजर आ रहा है, क्योंकि जो एनर्जी है वो किसी फॉर्म में तो तुमको नजर आएगी ना। जैसे कि एक बॉल गिरती है नीचे की तरफ, तो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो साउंड क्या है? एनर्जी है ना? तो वो साउंड बार बार प्रोड्यूस हो रहा है, बॉल नीचे गिर रही है, तो इसी वजह से तो क्या हो रहा है, हर बार बॉल उतनी हाइट पे नहीं पहुंच पाती है जितनी हाइट पे पहुंचनी चाहिए थी। यहाँ से गिराओगे, ग्राउंड ये है, तो पहली बार यहाँ से यहाँ गिरेगी, फिर उछल के जब ऊपर जाएगी तो सिर्फ हो सकता है इतनी हाइट तक पहुंचे, फिर यहाँ से गिरेगी, ठीक, फिर जब उछल के ऊपर जाएगी तो शायद और कम हाइट तक पहुंचेगी। ये हर बार क्या हो रहा है? पावर का लॉस। हिट करने पे हीट भी थोड़ी सी प्रोड्यूस हो रही है और साउंड तो साफ साफ सुनाई देता ही है, तो उतना पावर का लॉस के चक्कर में इतनी हाइट कम हो गई, फिर इतनी हाइट कम हो गई, ऐसे होता जाता है। तो वही चीज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी है। जब यहाँ पावर लॉस हो रहा है तो तुम्हें तो किसी फॉर्म में नजर आएगा ना, मतलब एनर्जी लॉस हो रही है तो तुमको किसी ना किसी फॉर्म में नजर आएगी एनर्जी, तो हीट में नजर आती है।
लिखा है ना, इट इज दिस पावर विच हीट्स अप, यही पावर है जो हीट होती है, मतलब जिसकी वजह से तुम्हें हीट नजर आती है। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब टू इनकैंडेसेंस रेडिएटिंग आउट हीट एंड लाइट, है ना, हीट निकलती है ना, बल्ब गर्म हो जाता है, सीधी बात है, तो पावर लॉस ही है। वेयर डज द पावर कम फ्रॉम, लेकिन ये आती कहां से पावर? एज वी हैव रीजन बिफोर, वी नीड एन एक्सटर्नल सोर्स, लेकिन ये आई कहां से, ये एनर्जी कहां से आई, पावर कहां से आई? कुछ बैटरी वैटरी लगाई होगी, बिना उसके तो ये करंट आ ही नहीं पाएगी ना, कोई बैटरी होगी, किसी तरह से हमने पावर दी होगी, कुछ ना एनर्जी कहीं ना कहीं हम खर्च करेंगे। जैसे बैटरी से पावर देने का मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। बैटरी क्या है, केमिकल, केमिकल एनर्जी को हम क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वही है। या फिर पावर सप्लाई जो हमारी बाहर से आ रही है, उसमें भी अल्टीमेटली कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसी दूसरी एनर्जी में। क्लियर? जो पावर जहां जनरेट हो रही है, तो अल्टीमेटली हम लोगों को वहां से मिल जाती है। क्लियर है? यही सब बातें हैं, बस हो गया। P इज इक्वल टू वी आई हो चुका है, आई स्क्वायर आर भी हो चुका है। द कनेक्टिंग वायर्स फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द डिवाइस हैज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस आर सी, है ना, पावर स्टेशन से अगर हम कहें टू द डिवाइस, यानी कि घर तक, घर में जिस जिस भी डिवाइस तक या फिर कोई भी चीज तक हम लोगों का वो आ रहा है, वायर आ रही है, तो वो वायर का रास्ते में रेजिस्टेंस तो होगा ना। अभी हमने बात की थी, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रो पे, एल पे और ए पे। तो वायर की लेंथ नहीं होगी, कितनी लंबी लेंथ होगी, वायर का थिकनेस भी होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा, और मटेरियल ऑफ वायर कॉपर है तो कॉपर, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस तो होगा, और वो भी फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, यानी कि देखने लायक। द पावर डिसिपेटेड इन द कनेक्टिंग वायर्स विच इज वेस्टेड इज पीसी, यानी कि जितना वो कनेक्टिंग वायर की वजह से, क्योंकि तुम्हें चाहिए थी पावर अपने घर में किसी चीज को चलाने के लिए, लेकिन रास्ते में वो वायर जो लगी हैं उनसे ट्रैवल होके आएगी वो पावर या वो एनर्जी, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे उसी में बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी, यानी कि तुमको जो मिलेगी वो थोड़ी कम मिलेगी, पक्की बात है। जैसे तुमको अगर चाहिए 50 वॉट एनर्जी, तो शायद उधर से 70 वॉट चलेगी, 20 वॉट का लॉस हो जाएगा, और तुमको मिलेगी 50 वॉट। समझ रहे हो? ये सारी कैलकुलेशन करके ही उधर से पावर भेजी जाती है, मतलब उधर से इलेक्ट्रिसिटी करंट के फॉर्म में भेजी जाती है। क्लियर हुआ? पक्का? बताओ। यस सर। यस सर। तो वो जो पावर आएगी, जो डेसिपेट हो गई है कनेक्टिंग वायर के थ्रू, इसीलिए पीसी और आरसी बोल रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर एंड पावर डेसिपेटेड इन द कनेक्टिंग वायर, पीसी आरसी। ठीक, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। क्लियर? यही है बस, और तो कुछ है नहीं। और कैसे निकाल सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, आरसी ऐसे ही रहने दो। आई क्या होता है, वी, पी इज इक्वल टू वी आई, तो आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी, यानी कि पी सी अपॉन वी या फिर पी अपॉन वी। क्लियर? जो पावर हमें मिल रही है वो वाली, पीसी है कनेक्टिंग वायर पे जो लॉस हो गई वो पावर, लेकिन ये पी है वो पावर जो हमें एक्चुअली मिल रही है, वी आई वाली। हमने बोला ना आई स्क्वायर आर को लॉस में बोलते हैं, तो देखो इसको लॉस में डाला गया है, लेकिन ये पी यहाँ जो है ये पीसी नहीं है, ध्यान रखना, अलग है ये पी इज इक्वल टू वी आई है, ये लॉस वाला नहीं है, ये एक्चुअल हम लोग को जो पावर मिल रही है वो है। आई बात समझ में? तो उस फॉर्म में हम इस आई को रख सकते हैं। क्लियर? तो आई क्या हो जाएगा, पी बाई आई, सॉरी पी बाई वी, पी अपॉन वी, तो आई को यहाँ रख दो पी अपॉन वी, तो पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो डेसिपेटेड पावर है ये क्या आई, या जो ये जो खर्च हुई वाली पावर है या फिर जो वेस्टेड पावर है, पीसी, जो कनेक्टिंग वायर ने वेस्ट कर दी है, वो आई जो हमें पावर मिल रही है उसका स्क्वायर इनटू कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उसका स्क्वायर। आई बात समझ में? डाउट है किसी को? बताओ, पावर में या किसी चीज में? नो सर। चले ना, देखो, ठीक है, ये वही है, ध्यान रखना ये अलग अलग है। ठीक है, तो फ्रॉम द इक्वेशन दस टू डिराइव अ डिवाइस ऑफ पावर पी, देखो हमने बोला ना जो पी है वो हमें मिल रही है वो वाली पावर है, डिवाइस का मतलब हमारा घर पूरी एक डिवाइस हो सकता है, हम एक पर्टिकुलर अप्लायंस की भी बात कर सकते हैं कि हमारे पास एक कूलर है, उसको वो कूलर इतनी पावर खींच रहा है, वगैरह वगैरह, तो ये पी पावर वो वाली है। ठीक, ये
वहां वाली पावर नहीं। और ये पीसी पावर है जो कनेक्टिंग वायर डेसिपेट, खराब यानी कि सारी वेस्ट कर दे रहा है, वो है। द पावर वेस्टेड इन द कनेक्टिंग वायर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। देखो पोटेंशियल डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना पीसी। कनेक्टिंग वायर की जो पावर वेस्टेड है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही तो लिखा हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। द ट्रांसमिशन cable from power station and hundreds of miles long and their resistance RC is considerable। मतलब सोचो, तुम्हें लगता है यहाँ से ट्रांसफार्मर से आ गए, लेकिन ट्रांसफार्मर पे पावर कहाँ से आई? पावर ग्रिड से। उसके वहां पे भी जनरेट हो रही है, पावर ग्रिड से भी पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रैवल होके यहाँ पावर आई अल्टीमेटली। बहुत लंबे लंबे वायर्स, ट्रेन से जाओ तो दिखते हैं वो जो बड़े वाले टावर दिखते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़े वाले टावर जो होते हैं वो। और उनमें जो बहुत बड़ी बड़ी मतलब वायर्स लगी होती हैं, वो देखा करो कितना दूर दूर ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये कंसिडरेबल है उसका जो रेजिस्टेंस है, मतलब कि वो सच में अच्छा खासा पावर लॉस कर देती हैं। टू रिड्यूस पीसी दीज वायर्स कैरी करंट एट इनॉर्मस वैल्यूज ऑफ वी एंड दिस इज द रीजन फॉर द हाई वोल्टेज डेंजर साइंस ऑन ट्रांसमिशन। ये पावर लॉस को कम करने के लिए, सोच के देखो, ये पावर लॉस अगर कम करना है तुमको, ये पीसी कम करना है, तो तीन तरीके हैं, या तो इसको बढ़ा दो या इसको बढ़ा दो। लेकिन क्या है कि वायर हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज अब रास्ते में तो होने नहीं वाला। ये हमारी डिवाइस है, अब ये तो है नहीं कि तुम कूलर छोटा लगा लो बड़ा लगा लो, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। पोटेंशियल को हम चेंज करके कुछ कर सकते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस चेंज करके। तो क्या है, हम हाई वोल्टेज पे इसीलिए ट्रांसमिशन करते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज से क्या होता है, ये हाई हो गया, अगर किसी रेशियो का डिनोमिनेटर बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसका मतलब पावर लॉस कम किया जा सकता है, और यही रीजन है कि इतना हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन किया जाता है। और यही रीजन है कि जो ट्रेन रेन के ऊपर भी जो वायर्स होती हैं, उनका वोल्टेज बहुत हाई रखा जाता है, क्योंकि लॉस बियर नहीं किया जा सकता अगर तुम नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस पे उसको भेजने की कोशिश करोगे। इतना इतना हाई वोल्टेज होता है, देखा है कभी? हम्म। सर हाँ, वो जो पिलर है उन पर लिखा रहता है खतरा, क्यों, 24,000 क्या लिखा वोल्ट। रहता है? हाई वोल्टेज लिखा है ना, 11,000 वोल्ट, 24,000 वोल्ट, ऐसे लिखा यस, रहता है। लिखा रहता है। तो वो क्यों क्यों उतने पे रखा जाता है? जब उतने पे खतरा है तो रखना ही क्यों है? इसलिए ताकि ट्रांसमिशन में पावर लॉस कम हो। यहाँ दिख रहा है ना, ये जो पावर लॉस हो रहा है वो इस पे भी डिपेंडेंट है कि तुम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितना रख रहे हो। वोल्टेज कम करके उसको कम किया जा सकता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ा के उसको कम किया जा सकता है। यानी कि वोल्टेज तुम डबल कर दो तो पावर लॉस 1/4 हो जाएगा। सोचो, वोल्टेज डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो 1 बाई में आएगा 4, पावर लॉस 1/4 हो जाएगा। वोल्टेज 1000 टाइम्स करने का मतलब है पावर लॉस 1/10 लाख टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 10 लाख टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, है ना। पावर लॉस बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए सिंपल 220 वोल्ट ऐसे वाला नहीं चलता है, 240 वोल्ट ये नहीं चलता है। 100 गुना बढ़ा दिया गया तो क्या हुआ, 100 टाइम्स इसको किया, तो यहाँ पे 100 टाइम्स वी रखेंगे तो 100 वी का मतलब 100 वी का स्क्वायर भी है, इसका मतलब 10,000। ठीक है, पावर पावर में 10,000 का डिफरेंस, यानी कि 1/10,000 हो जाएगी पावर, पावर लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि पहले जितना पावर लॉस होना था उससे इतना कम हो जाएगा, उसको इतने से डिवाइड कर दो। समझ रहे हो? जैसे 100 किलोवाट पावर लॉस होना था, ठीक है, किलोवाट का मतलब है 1000, यानी कि 1 लाख वाट वाट का पावर लॉस होना था। लेकिन क्योंकि हमने 240 की जगह उसको ले लिया 24,000, है ना, तो 100 टाइम्स किया ना पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल 100 टाइम्स करने से क्या होगा, 1/10,000 टाइम्स, डबल डबल, क्योंकि स्क्वायर हुआ है नीचे, 10,000 टाइम्स हो जाएगी पावर पावर लॉस। 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो पावर लॉस कितना बचा, 10 वाट। देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, 1 लाख वाट से सीधे 10 वाट। इसीलिए इतना हाई वोल्टेज लिया जाता है। क्लियर है? पावर लॉस को कम करने के लिए। यहां से साफ साफ पता चल रहा है? क्लियर? अगर सर हम जो रेजिस्टेंस जो वायर रहता है हम्म।
जो सिल्वर होता है उसकी बहुत वो होती है कम हम्म रेजिस्टिविटी। हम्म, अगर हम उसको लें फिर कितना डिफरेंस आएगा? बहुत माइन्यूट सा, सिल्वर को ले हम अगर वायर के यूज में। बहुत माइन्यूट सा। ऊपर देखो ना वहाँ, जो वो टेबल थी, टेबल कहाँ गई है देखो, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 सिल्वर की रेजिस्टिविटी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और कॉपर की है 1.7 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, और वो जहां तक कॉपर भी नहीं होता, वो एग्जैक्ट, वो जहां तक आयरन वायर्स होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, 10 इंटू 10⁻⁻, कितना फर्क आएगा? मुश्किल से 10 गुने का, 10 गुने से भी कम का, मतलब 6 गुने का, लगभग 1/6। सिर्फ 1/6 किया जा सकता है, तो जो अभी 1 लाख हमने बताया था, उसका 1/6 कर लो, क्योंकि रेजिस्टेंस के तो स्क्वायर के भी नहीं है ना, तो कि 1/36 होने लगे, वो 1/6 कर लो, क्या हो जाएगा उससे? हम्म, उतना तो नहीं हटेगा ना, बहुत कम डिफरेंस आएगा। आई बात समझ में? बियरेबल नहीं होता। दूसरी बात, वो इतना कॉस्टली हो जाएगा कि इतने से के लिए उतना कॉस्टली करना भी बेटर नहीं लगेगा, यानी कि दोनों ही काम नहीं होंगे ना। या तो कॉस्टली होता तो कम से कम ये चीज भी सॉर्ट आउट होती ना ज्यादा अच्छे से, तब हम ज्यादा पैसे लगाएंगे ना। यानी कि वो ये इसमें हो रहा था 10 वॉट, उसमें हो जाता 1 वॉट, 1 लाख का 1 वॉट हो जाता, या चलो 5 ही वॉट हो जाता, कुछ तो और कम हो जाती ना, ऐसे ही सही, तब भी काम चल जाता। लेकिन ये तो बल्कि उससे कम ही है, इसीलिए हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन होता है, और इसीलिए वो फील्ड में लगाया जाता है, वहां से दूर रहने के लिए भी कहा जाता है। ठीक है, सब बातें हैं क्लियर। और दूसरी बात ये भी है कि सिल्वर इतना अवेलेबल ही नहीं है। हम्म, पूरे अर्थ का भी सिल्वर, पूरे अर्थ के अंदर जितना सिल्वर होगा, जहां तक सबका भी वायर बना दिया जाए ना, तब भी कम पूरा नहीं पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में जितनी वायरिंग बिछी हुई है ये वाली ट्रांसमिशन वाली, बहुत ज्यादा है। आयरन ही इतना है जो इसको फुलफिल कर सकता है। हम्म, आई बात समझ में प्रियांशु? यस सर। चलो आगे देखें, थोड़ा बहुत ये सब पढ़ लेना, कुछ चीजें इसमें से भी पता चल जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पहले से ही पता है ज्यादातर लोगों को। हम्म, वही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम सीरीज में दो रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं, हम्म, तो मान लो एक R1 है, एक R2 है, सीरीज में कंबाइन कर दिया, उनको एक पावर सोर्स से जोड़ा, ठीक, कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो करंट जाएगी ऐसे 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 ऐसे। तो एक ही ब्रांच है ना, डिवाइड तो हुआ नहीं, ऐसे ब्रांच तो गई नहीं दूसरी, तो करंट जितनी यहाँ है उतनी यहाँ उतनी यहाँ, यानी कि दोनों रेजिस्टर्स पे करंट सेम होगी। पोटेंशियल इसका अगर V है, लेकिन तो इस पे समथिंग V1 और इस पे V2 हो जाएगा। पहले ही बता चुके हैं, सीरीज में चीजें कनेक्टेड होती हैं, चीजें का मतलब कुछ भी कनेक्टेड होता है, तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, सब में बंट जाता है। यानी कि यहाँ अगर 100 है तो 100 में से कुछ इसको और कुछ इसको मिलेगा। ठीक है, सीरीज में, पैरेलल में बराबर बराबर मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रही बात? तो V1 V का ही V1 प्लस V2 बटेगा उसमें। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और कुछ तो है नहीं ना, और कोई रजिस्टर होता तो V3 भी आने लगता है, या कुछ और होता कंपोनेंट, इतना ही आएगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V को क्या लिख सकते हैं, I R लिख सकते हैं ना, लेकिन ये R तो फिर पूरे का होगा। अगर इस V के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये तो R पूरे का हो गया ना इस V के बारे में, क्योंकि ये V तो दोनों R अलग अलग से तो कनेक्टेड नहीं है, पूरे से कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट हो गया, तो I R इक्विवेलेंट। ठीक है, और V1 क्या हो जाएगा, I R1, क्योंकि करंट तो सब में सेम है ना, देखो I आएगी, रेजिस्टेंस अलग अलग है, प्लस V2 कितना हो जाएगा, I R2, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, बस वही। यहां से I कॉमन ले लें, R1 प्लस R2 बचेगा, इधर I R इक्विवेलेंट, I से I कैंसल, क्या बचा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। डाउट है या नहीं? नो सर। क्लियर है ना, सिंपल रहता है। ठीक, और ऐसे ही हम 3 लगा देते तो क्या हो जाता,
कुछ नहीं, उसमें से भी ऐसे ही आई कॉमन आके कट जाता, तो अंदर बचता R1 प्लस R2 प्लस R3। 10 लगा देते तो एंड सो ऑन 10 तक ऐड हो जाते। क्लियर? इसका मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस इस तरीके से ऐड होते हैं। R1 प्लस R2 टाइप, जैसे ये लिखा है देखो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आया, R1 प्लस R2, सीधे सीधे। क्लियर? और बहुत सारे ऐड होंगे तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश 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 प्लस Rn लास्ट तक, यानी कि डायरेक्ट ऐड किए जा सकते हैं रेजिस्टेंस सीरीज में लगे वाले। ठीक? और पैरेलल में क्या है, देखो पैरेलल में भी जोड़ के देख लेते हैं। ठीक, ये हो गया टर्मिनल। यहां से हम एक पावर सोर्स कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये गई आई करंट, अब यहाँ पे जा रही है आई, लेकिन यहाँ पे आया जंक्शन, तो करंट डिवाइड हो गई I1 I2, दो रास्ते मिले ना उसको, दोनों तरफ डिवाइड हो गई I1 I2। इधर R1 रजिस्टर था, इधर R2 रजिस्टर था। क्लियर? इधर से फिर वही I1 आ रही होगी, इधर से I2 आ रही होगी, और यहाँ आके फिर मिक्स होके दोनों I बन जाएंगी। ठीक है, एक ही पॉइंट पे दो तरफ से I1 I2 आ रही हैं, तो दोनों ऐड होके इस तरफ I टोटल I हो जाएंगी, क्योंकि I से ही तो बटी थी ना I1 I2। यहाँ पे क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, टोटल करंट ये है और ये बटी हुई करंट है, ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इसमें एडवांटेज क्या है इस वाले सर्किट में, यानी कि पैरेलल वाले सर्किट में, कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स का सेम रहेगा, दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस ये V ही रहेगा, क्योंकि देखो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, और ये दोनों पॉइंट इसके भी कॉर्नर पॉइंट है और इसके भी कॉर्नर पॉइंट है। बात आ रही है समझ में? समझ रहे हो ना? वायर ऐसे मोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यस जंक्शन सर। आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट दोनों के अक्रॉस के पॉइंट, दोनों के अगल बगल के पॉइंट हैं, R1 के भी अगल बगल के पॉइंट यही दोनों हैं, और R2 के भी अगल बगल के पॉइंट यही दोनों हैं, नाम भी दे दो तब भी A B पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल V ही रहेगा, क्योंकि देखो V सीधे कनेक्टेड है A से B से, बीच में कुछ अगर आता तो पोटेंशियल जाता ना, कुछ कम होता, लेकिन नहीं होगा, सीधे V कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है AB से, तो AB के बीच का पोटेंशियल V, और AB के बीच में R1 भी लगाए तो R1 का पोटेंशियल भी V, AB के बीच में R2 लगाए तो R2 का पोटेंशियल भी V। तो पोटेंशियल तो तीनों में चेंज नहीं होने वाला है, उसका भी फायदा हम उठाएंगे। स्टार्ट हम करेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 से, पैरेलल वाले में। ठीक है, फिर वही I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, V इज इक्वल टू होता है IR, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो यहाँ पे V बाई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। सही, क्योंकि टोटल करंट की बात हो रही है तो टोटल पोटेंशियल और टोटल रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए, सीधी बात है। I1 यानी कि ये वाली करंट, यानी कि R1 के अक्रॉस करंट, तो R1 के अक्रॉस कितनी हो जाएगी, V बाई R1। सही है, V इज इक्वल टू IR से निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो V बाई R1, क्योंकि पोटेंशियल तो अभी बताया ना सब में सेम है, तो V1 नहीं लेने की जरूरत है। I2 में V बाई R2। क्लियर? अब यहां से भी वही चीज है, V कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन R1 बचेगा और 1 अपॉन R2 बचेगा। इधर क्या आएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब देखो V इधर भी मल्टीप्लाई में है, ऊपर है, इधर भी है, कैंसिल हो सकता है सीधे सीधे, डिवाइड में ले आके कैंसिल कर लो या अभी कर लो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बचेगा 1, तो ये आया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, इस तरफ आया 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 प्लस करके। क्लियर हुआ? प्रियांशु, तुषार, क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ठीक, और आते तो क्या आने लगता, I3, और भी पैरेलल में जोड़ देते तो क्या आ जाता, V बाई R3, यहाँ क्या आ जाता 1 बाई R3, तो इसमें फिर क्या आने लगता प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे ही और तो फिर 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 एंड सो ऑन। समझ रहे हो? तो ये और इसी तरीके से आ सकते हैं। क्लियर? तो हम एक फॉर्मूला डायरेक्ट बना सकते हैं कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन, जितने हैं उतना हो जाएगा। क्लियर? तो अगर n रजिस्टर हैं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करते करते प्लस 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 1 अपॉन Rn तक जाएंगे, और लेफ्ट में क्या आएगा 1 अपॉन R
इक्विवेलेंट। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का निकाल सकते हैं अगर रेजिस्टर्स सीरीज या पैरेलल में लगे हों या दोनों के कॉम्बिनेशन में लगे हों। ठीक है, जैसे कि कुछ सीरीज कुछ पैरेलल में लगे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पहले हम देखेंगे कि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, आर, मान लो आर, आर डैश। ठीक है, ये निकाल लिया। तो आर डैश जब निकाल चुके होंगे तो इस पूरे को कर देंगे गायब, ये पूरा गायब हो जाएगा। आर वन जो है ये आर वन, इसके साथ हम सीरीज में ही सीधा कनेक्टेड बता सकते हैं दूसरा ये आर इक्विवेलेंट आर डैश जो आया था, यानी कि इसका जो पूरा होगा वो एक ही रेजिस्टर जैसा काम करने लगेगा। तो ये एक रजिस्टर इसके साथ तो सीरीज में है ना, इसके साथ। बात आ रही समझ में? प्रियांशु, तुषार, हेलो, हेलो। यस सर। कहाँ चले जा रहे हो दोनों? पढ़ रहे हो? यही है दिमाग? हमें लग नहीं रहा है, बीच बीच में ऐसा लग रहा है आउट हो जा रहा है। हम कह रहे हैं ये समझ में आ रहा है? यस सर। क्या बताया हमने, बताओ। सर ये जो R1 प्लस R2 प्लस R3 तो हो जाएंगे पैरेलल में, और ये R1 और R2 हो जाएंगे सीरीज में। R1 और R2 नहीं, R1 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएंगे सीरीज में, यानी कि जो भी हम निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, ये और ये सीरीज में हो जाएगा, है ना? और प्रियांशु तुम कहाँ हो? प्रियांशु गायब। चलो, तुम्हें समझ में आ गया ना? ऐसे ही है, यस सर। यानी कि हम मिक्स कॉम्बिनेशन वाला भी इसी तरह निकाल सकते हैं, कोई भी दो जो पैरेलल में हो या सीरीज में हो, ऐसे करते चले जाएंगे, लास्ट में सॉल्व होके एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। देखो इन दोनों का क्या हो गया, एक आ गया। अब ये एक इसके साथ सीरीज में हो गया, ये देखो सीरीज में है दोनों। अब इन दोनों को भी सीरीज में सॉल्व कर लिया तो ये आ गया, यानी कि इस पूरे सर्किट को सिर्फ एक रेजिस्टेंस में हमने शो कर दिया। आई बात समझ में? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसी को बोलते हैं। क्लियर है पूरी तरह से? कुछ भी डाउट है इसमें? तुषार, कुछ डाउट है उसमें? नो डाउट। ठीक, क्वेश्चंस कर रहे हो तुषार? यस सर। कहाँ से, एनसीईआरटी या फिर और कहीं से? सर प्रदीप की बुक है, उससे कर रहा हूँ। तो आ रहे हैं? यस सर। सर पूछने तो उसमें नहीं कुछ ना? वैसे हैं, पढ़ने वाले भी करने, मतलब लिखने वाले क्वेश्चन है कुछ। लिखने वाले क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है, लिखने वाले हमेशा नहीं करते रहना है। और एक अरिहंत की बुक ले लो ना, एमसीक्यू बेसिस पे उसमें दिया हुआ है, उससे करो। हम्म, यस सर। है अभी नहीं है बुक? नहीं। बहुत पतली सी बुक आती है, सिंपल सी, अरिहंत की। ठीक है, इस साल के पैटर्न के हिसाब से उसमें एमसीक्यू तरीके से दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो और ये वाले करो, अरिहंत वाले, और जो नहीं आ रहे हैं वो पूछो। ठीक, नाम नोट कर लो बुक का। यस सर, नोट कर लिया। ठीक, चलो। प्रियांशु कहाँ चले गए थे? यस सर, वो नेट पता नहीं सर, लैपटॉप में कर चलाता हूँ तो 1 घंटे तक तो सही चलता है, उसके बाद पता नहीं लैग करने लगता है, चलता ही नहीं है, मतलब डिस्कनेक्ट होता रहता है ऑटोमेटिक, फिर मुझे फोन से करनी पड़ती है। अब मैंने फोन से कनेक्ट करा है। अच्छा, नहीं तो लैपटॉप में जब चला रहे होते हो तो फोन वाले नेट से ही चला रहे होते हो ना? जी सर। तो ऐसा तो नहीं डेटा खत्म हो जाता है? नहीं सर, फोन में डेटा 4 GB पर डे का रिचार्ज करा रखा है, इस वजह से ही मैंने, तो हाँ। फोन में तो नेट चल रहा है पर लैपटॉप में चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा, हाँ तो फिर तो कुछ और ही प्रॉब्लम होगी। उस दिन कल चलो, भी ऐसे ही हुआ था। तो तुमने क्या लास्ट में कहाँ तक समझा, समझ में आ गया ये सर सब? ये फॉर्मूला समझ लिया था, 1/R1 प्लस ये तो 1/R2 कैसे आया। ये ये तो तो पता ही पहले भी होगा बताया ना। था आपने। हाँ, वो जी उस सर। दिन कैपेसिटर बताते टाइम भी ऐसे ही बता दिया था हम। तो यस ये सर। जो है
कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सीरीज पैरेलल दोनों मिक्स करके भी हो सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है ना, उसको भी निकाला जा सकता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये दोनों पैरेलल में है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, फिर इसको सीरीज में सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा, यानी कि फाइनली इक्विवेलेंट आ जाएगा, है ना। सर ये तो 10th में ही सिखाया था। हाँ वही सिंपल सी चीज है और कुछ नहीं, ठीक है, अभी वही बताया हमने। ठीक, अब आगे चलें। यस सर। तो अब बात होगी सेल्स की, ईएमएफ की और इंटरनल रेजिस्टेंस की। इसमें से कितने नाम सुने हैं, मतलब कौन कौन सा नाम सुना है? सेल सुना है, ईएमएफ सुना है, इंटरनल रेजिस्टेंस सुना है, सर सेल सुना है। और ईएमएफ? सर सेल ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है? नहीं नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्या तुम कुछ कह रहे हो तुषार? सर ईएमएफ सुना बस। ईएमएफ सुना है, क्या है मतलब उसका? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नहीं नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, वो अलग है। तुमने ईएमआई सुना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या ईएम वेव्स सुना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो अलग है। यहाँ पे इसका कुछ और मीनिंग है, ईएमएफ। सर ये हाँ वो नहीं है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड? नहीं, ये वो नहीं है, ये कुछ अलग है। इंटरनल रेजिस्टेंस सुना है? इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं सुना है? सर नहीं सुना। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर के रेजिस्टेंस को बोल रहे हैं। सेल के अंदर भी करंट फ्लो हो रही होती है, लेकिन वायर्स के थ्रू नहीं, केमिकल्स के थ्रू। जो इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, कंडक्टर की जैसा बिहेव करता है, उस तरह से। समझ रहे हो? तो तुमने कंडक्टर यानी कि मेटल वाले कंडक्टर पे तो तुमने देखा रेजिस्टेंस कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन टकराने लगेंगे एटम से, न्यूक्लियस से, है ना, और दूसरी चीजों से, तो वो चक्कर गड़बड़ हो जा रहा है। और यहाँ पे सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें आयन ट्रैवल कर रहे होंगे करंट फ्लो करवाने के लिए, तो वो भी तो पूरे सॉल्यूशन में टकरा रहे होंगे ना, तो उनका उनका भी अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वो सॉल्यूशन भी तो उनको नहीं जाने देना चाह रहा है ना आगे पीछे, वो रेजिस्टेंस है। क्लियर? समझ रहे हो? बैटरी के अंदर की बात हो रही है, सेल के अंदर की बात हो रही है। सेल के अंदर है केमिकल, ठीक। अब वो डिपेंड यस करता सर। है किस तरह का सेल है, उसी तरह के फिर केमिकल्स होंगे, स्ट्रॉन्ग, कम स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, या वीक, जैसा सेल है, ठीक है। यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन हो सकता है, बेसिक या सॉल्ट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो भी वहां रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन में आयन ट्रैवल करने वाले हैं इधर उधर, अब इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, ध्यान देना, सॉल्यूशन के अंदर आयंस जाएंगे। जैसे मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन है तो Na+Cl- होगा, तो Na+ ट्रैवल करेगा, जाएगा यहाँ से वहां, Cl- जाएगा वहां से यहाँ। डिपेंड करेगा कि हमने पोटेंशियल क्या रखा है, दो इलेक्ट्रोड्स का, ठीक है। क्लियर है? तो उसके बेसिस पे इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा उसका, ठीक है। और ईएमएफ क्या है, क्यों जाएंगे ये आयंस, ट्रैवल करेंगे ही क्यों, तो उन आयंस को ट्रैवल करने का जो रीजन है यहाँ पे, उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये समझ में आया? इलेक्ट्रोमोटिव यस सर। फोर्स। यस सर। अब इसका मतलब क्या होता है, ये मोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? मोटिव का मतलब क्या होता है पता है? मोटिव सर उद्देश्य। क्या? उद्देश्य। उद्देश्य, है ना। तो यहाँ पे चार्ज को ट्रैवल करने के लिए कोई उद्देश्य चाहिए ना, जैसे यस सर। जैसे हम लोगों को कहीं जाने के लिए कोई उद्देश्य चाहिए होता है ना, स्कूल जाते हैं तो अलग उद्देश्य होता है, अलग मोटिव होता है,
कहीं और जाते हैं तो अलग मोटिव होता है, तुम लोग ये क्लास अटेंड कर रहे हो उसका अलग मोटिव है, ऐसे अलग अलग मोटिव होते हैं ना। तो चार्ज क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसके पास भी तो मोटिव होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन तुम लोगों ने देखा है कि क्या मोटिव होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो मोटिव होता है ना एक तरह से। समझ रहे हो, पीछे देख चुके हैं ना हम लोग सेकेंड चैप्टर में कि पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से ही चार्ज ट्रेवल करता है। वही रीजन है ना चार्ज को ट्रेवल करवाने का, कि हम दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दें, तो हाई से लो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने लगेगा, या अगर इलेक्ट्रॉन है तो लो से हाई फ्लो होने लगेंगे नेगेटिव चार्ज है तो। ठीक है, तो वहां मोटिव क्या दिखाया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, वोल्टेज मोटिव है चार्ज को फ्लो करने का, तो है यहाँ पे भी वही, लेकिन इसको अलग नाम से ईएमएफ नाम से बोला जाता है। वही चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस जैसा ही है काफी हद तक, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे नाम अलग है, सेल के अंदर है इसीलिए बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर, आ गया ना समझ में। और इलेक्ट्रो वर्ड पता है किस चीज के लिए यूज किया जाता है, चार्ज के लिए हमेशा। चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब चार्ज के लिए एक मोटिव फोर्स। क्लियर है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, इसको मतलब वैसा वाला फोर्स मत समझ, नाम है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन एक्चुअली ये फोर्स नहीं होता है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, नाम उस तरह रख दिया गया, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग फोर्स से नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, चलो ये समझ में आ गया ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आएगा ये समझ में आ गया। सेल की थोड़ी बात करते हैं, सेल क्या होता है। हम कह रहे हैं कि चार्ज सेल के अंदर केमिकल में ट्रैवल करता है, तभी सेल के अंदर करंट आती है। ठीक है, मान लिया एक बैटरी के अंदर, एक सेल के अंदर, तो कैसे करता है, क्या होता क्या है, सेल होता क्या है। बाहर बाहर से तो हम लोग को खाली बस उसके दो टर्मिनल नजर आते हैं, उसको लगा दो और बस काम चालू। लेकिन ऐसे क्या होता है, मतलब सेल या बैटरी, बैटरी तो चलो सेल का कॉम्बिनेशन होती है, सेल क्या होता है पता है किसी को। सर सेल शायद कैपेसिटर की तरह काम करता है, क्योंकि उसके अंदर भी हम्म, दो साइडेड में वो होते हैं चार्ज, और बीच में उसके बीच में इंसुलेटर भर दिया जाता है। इंसुलेटर भर दिया जाता है। तो इसमें इंसुलेटर नहीं भर दिया जाता होगा, क्योंकि वो तो माइनर करंट के लिए यूज होता है, इसमें एसिड भरा जाता है। एसिड ठीक है, या कोई ऐसा केमिकल सॉल्यूशन जो आयनाइज हो केमिकल सकता हो, जिसमें आयन बन सकते हो। एसिड सॉल्यूशन में आसानी से आयन बन जाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में भी आसानी से बन जाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन में भी बन जाते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड वाले सॉल्यूशन में नहीं बनते हैं, वो आयनाइज नहीं होता ना जल्दी। तो ऐसा सॉल्यूशन होता है, वो तो ठीक है, सॉल्यूशन हो गया। लेकिन एक्चुअली चार्ज ट्रैवल कैसे करेगा, क्यों करेगा, कहां से कहां करेगा। ट्रैवल भी करना है तो पॉइंट भी तो डिसाइड होना चाहिए, कहां से जाना है, कहां से जाना है। सर पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन वो पॉजिटिव क्या है, कहाँ कोई जगह होगी ना, प्रैक्टिकल जगह। सर इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे नहीं, यहाँ पे आयन ले जाएंगे, लेकिन कहाँ से आएंगे आयन और कहाँ जाना है उनको, कोई जगह तो होनी चाहिए ना। सर, वो जो बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं वो इसीलिए तो होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का, उस तरफ वो वो तो अपना बाहर दिख रहा है, अंदर क्या है। सर, अंदर उसके अंदर अंदर जो उन्होंने चार्ज कोई ट्रेवल अंदर जो चार्ज ट्रेवल कर रहा है, तुमने कहा सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन आयनाइज भी हो गया, वो भी ठीक है। लेकिन वो आयनाइज वाला चार्ज जो है Na+ है Cl- है, वो कहाँ जाएगा और कहाँ से जाना शुरू करेगा, वो कहाँ से कहाँ जाएगा, यही तो मतलब है। सॉल्यूशन से जाएगा, चलो ये भी मान लिया, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में ही था, Na+Cl- सॉल्यूशन में था, सॉल्यूशन से जाएगा। लेकिन जाएगा कहाँ, कहाँ जाना चाह रहा है, सॉल्यूशन में इधर उधर घूमेगा गोल गोल। नहीं सर, दोनों तरफ शायद कंडक्टर वो मेटल लगा रखा होगा, कंडक्टर मेटल। हाँ, कंडक्टर जरूरी नहीं लगाना। हम्म, कंडक्टर लगाना जरूरी नहीं है, दोनों तरफ कुछ लगा रखा होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, उसको बोलते क्या है, उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। चाहे तुम दो रॉड लगाओ या दो प्लेट्स लगाओ, बिना एक दूसरे में टच किए, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। हम्म, पता है।
इलेक्ट्रोड। आया समझ में? ये नाम होता है। अब उनमें से एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज होता है। तो एक को नाम मिलता है कैथोड और एक को नाम मिलता है एनोड। कुछ कुछ याद आ रहा है कहीं कहीं से? सुना यस हो सर। नाम, है ना प्रियांशु? यस सर। कैथोड एनोड सुना होगा ना? तो सर यस। इलेक्ट्रोड होते हैं उसके अंदर। अब वो इलेक्ट्रोड रॉड जैसे भी हो सकते हैं, प्लेट जैसे भी हो सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है तुम कैसा अंदर इलेक्ट्रोड रखोगे। ठीक है? और वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मेटल ही हो, वो दूसरे तरह के भी हो सकते हैं। ठीक है? नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड भी होते हैं। ठीक? तो इलेक्ट्रोड होंगे वो, और इलेक्ट्रोड में से ही दो में से एक से जाएगा, दूसरे पे जाकर डिपॉजिट होगा। यानी कि अगर इस सॉल्यूशन में Na प्लस और Cl माइनस दोनों बन चुके हैं, दोनों अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है, आयनाइज हो चुके हैं, तो Na प्लस ऐसे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और Cl माइनस ऐसे की तरफ जाएगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। आ रही बात समझ में? यस सर। क्योंकि Na प्लस क्या है, खुद पॉजिटिवली चार्ज है, तो अट्रैक्ट होगा ना नेगेटिव से। समझ में आई बात? इसीलिए तो इस केस में होगा क्या, सोचो जरा, पॉजिटिव चार्ज अगर इधर ट्रैवल किया तो नेगेटिव चार्ज किधर ट्रैवल करेगा? इस तरफ। सर एक ही तरफ। ए की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज के राइट वर्ड ट्रैवल करने से करंट किस तरफ आई? राइट साइड। और नेगेटिव चार्ज के लेफ्ट ट्रैवल करने की वजह से करंट किधर आई? राइट साइड। आई ना? यस सर। तो अल्टीमेटली करंट तो आ गई ना, ए से बी, इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड। अब ये बाहर ऐसे जाके ट्रैवल करेगी। समझ में आई बात? एग्जाम्पल के लिए खाली बताया है। यस सर। ठीक, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ अभी बताया है। क्लियर हो गया ना अच्छे से? यस और सर। इसका उल्टा होगा कब? जब बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी जब चार्ज हो रही होती है, तो जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं ना, उसको चार्जिंग के नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि होता क्या है, उसको अगर हम नेगेटिवली चार्ज नहीं करेंगे तो सारे पॉजिटिव आयन आके इस पे चिपकेंगे कैसे? और अगर वो चिपकेंगे नहीं तो फिर अल्टीमेटली ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगा? समझ में आई बात? यस सर। मतलब इसको अगर अल्टीमेटली पॉजिटिवली चार्ज करना है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बनाना है, तो जब हम उसको चार्ज कर रहे होंगे, बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे, तो हम पावर सोर्स का नेगेटिव उससे अटैच करेंगे और पॉजिटिव दूसरे वाले से, और जिससे पॉजिटिव अटैच करेंगे उसकी तरफ सारे नेगेटिव आयन ट्रैवल करके आ जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो जब हम ये पावर सोर्स हटाएंगे, करंट हटा देंगे, अब बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो सोचो अल्टीमेटली क्या हो चुका होगा? इस पे सारे डिपॉजिट हो चुके होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव आयन, और इस पे नेगेटिव नेगेटिव आयन। तो अब बैटरी के हिसाब से ये कौन सा टर्मिनल है पॉजिटिव, और ये कौन सा है नेगेटिव, जो तुम्हें बाहर नजर आता है। क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आई ना बात किस तरीके से है? ठीक। सर हाँ, तो क्या बोले, चार्जिंग समय पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव है? नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो जाता है। मतलब ये है कि बाद में तुम्हारा काम है इस रॉड को पॉजिटिव चार्ज करना, बाद में। ठीक है? और वो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज बहुत जगह, और वो इसको यहां तक लेके आना है, इस पॉजिटिव चार्ज को हमें यहां तक। समझ रहे हो? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस रॉड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो ना बैटरी के, तो वो पॉजिटिव को खींच लेगा, क्योंकि नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा सबको। ठीक? तो पॉजिटिव सारे आके इस पे चिपक जाएंगे, और पॉजिटिव इस पे आके चिपक गए। अब पावर सोर्स हटा दो, यानी कि अब जो ऊपर से हम दे रहे थे, बैटरी से कनेक्ट किया था बाहर से,
उसको हटा दो। तो अब ये रॉड कैसे चार्ज हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई ना, पॉजिटिव चार्ज हो गई ना ये रॉड। यस सर। अब आई बात समझ में? यस सर। डिस्चार्जिंग के टाइम पे अलग चलता है। अब जब डिस्चार्ज होगा तो ये नेगेटिव रॉड जैसा काम करेगा, ये पॉजिटिव जैसा। डिस्चार्ज का मतलब तुम यूज करने वाले हो, यानी कि अब तुम बैटरी का यूज करोगे, मान लो एक बल्ब जलाने के लिए, एक बल्ब जलाने के लिए बैटरी का यूज करने वाले हो, ठीक है। तो कैसे होगा? पॉजिटिव से जाएगी करंट ऐसे, फिर नेगेटिव में एंटर करेगी। आई बात समझ में? वही यस है। सर। तो इसको पी बोल रहे हैं, लेकिन चार्ज करते टाइम ये बैटरी के उससे पावर सोर्स के नेगेटिव से कनेक्ट होगा, ठीक है। और इसको हम नेगेटिव तो बोल रहे हैं, लेकिन ये चार्ज करते टाइम पावर सोर्स के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, चार्ज करते टाइम, हमेशा नहीं। डिस्चार्ज करते टाइम तो अलग बात है, ठीक है। आई बात समझ में? और वो आयन ब्रेक क्यों होंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से, ठीक है। वो आयन ब्रेक होने लगेंगे फिर से, और फिर से जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, चिपक जाते हैं इसके ऊपर। ऐसी ही होती है, ऐसा ही होता है सेल। और ऐसे ही कई सारे सेल अगर हम मिला दें बगल बगल में, उनको जोड़ दें एक साथ, तो बन जाती है पूरी एक बैटरी। क्योंकि बैटरी किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बोलते हैं बैटरी। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है बड़ी पिक्चर, यानी कि तुम्हें सेल के अंदर लेके जाया गया है। अगर तुम्हें ये नहीं दिखता तो कुछ ऐसा दिखता ना, सिंपल तरीके का। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, देखो, है ना। और नीचे इतनी बड़ी सी बैटरी जो तुमको पूरा अंदर तक दिखाई गई है। नॉर्मली हम लोग ऐसे बना देते हैं बैटरी, तो देखो ऐसे बना दिया है। आई बात समझ में? अंदर ऐसा है, ठीक। क्लियर हुआ अच्छे से? प्रियांशु, तुषार, क्लियर है ना? यस सर। यस सर। बाहर से देखने में ऐसा दिखता है, वो हम बस सिंबल बना देते हैं, लेकिन उसका मतलब अंदर कुछ ऐसा ही चल रहा है। क्लियर? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है कोई, ठीक है। ये हम एक्सप्लेन करेंगे कल, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा और अलग सा है एक्सप्लेन करने में, समझने में थोड़ा सा, तो इसीलिए अभी थोड़ा अजीब लगेगा। इतना हम एक्सप्लेन करेंगे कल, ताकि तुम लोगों को थोड़ा फ्रेश रहे, तो समझ में ठीक से आए। अभी इतना ही तुम लोग समझो कि ये चीजें हैं, मतलब कि सेल समझ में आ गया अलग से, सेल क्या होता है ना। ईएमएफ समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, और इंटरनल रेजिस्टेंस। अब वही है ना, चार्ज इसके अंदर जब हमने बोला ना यहाँ से उठ के जाएगा, इस पे चिपकेगा, तो चिपकने के रास्ते में सॉल्यूशन है ना। ऐसा नहीं जैसे पानी में तैर के जाना है, तो वही है, सॉल्यूशन में तैर के जाएगा तो क्या होगा, रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं होगा। तुम खुद ही सोचो, तुम एयर में जितना तेज चल सकते हो, पानी में चल सकते हो क्या? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। पानी ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है तुमको, इस वजह से, ठीक है। समझ गए ना? तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया कि बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन है वो रेजिस्ट करता है। क्लियर? ठीक है। तो ये कैलकुलेशन क्या हुई है, क्या निकाला गया है, वो हम लोग कल बात करेंगे, ठीक। और आगे की भी बात करेंगे, मतलब कि ये देखेंगे सेल भी कॉम्बिनेशन में कैसा काम करते हैं, है ना, सीरीज सर अब पैरेलल में। मेरे कुछ क्वेश्चन है, हाँ, एक दो क्वेश्चन है। बताओ। आपने बताया सेल में जब चार्ज करने के लिए हमें जो इसके एनोड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको हम जब चार्ज करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल से करेंगे, हम्म नेगेटिव चार्ज से तब चार्ज होगी वो। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, पहली बात। वो सर क्या बोलते हैं, जैसे आपने बताया एक पॉजिटिव, दो रॉड है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। हम्म तो जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव रॉड है उसको चार्ज करने के लिए नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा सुनो सिर्फ चार्जिंग के सुनो लिए। सुनो सुनो, पॉजिटिव रॉड को नेगेटिव टर्मिनल से नहीं कनेक्ट करना पड़ेगा। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, तो अब इसमें से कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। समझ रहे हो? अब तुम्हें इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, करना है तो। आई बात समझ में? सर और ओके इसको ठीक। इसको नेगेटिवली चार्ज करना है, तो नेगेटिव आयन इस पे आके डिपॉजिट हो, इसकी वजह से इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, तो ही वो अट्रैक्ट होके आएंगे ना, डिपॉजिट होंगे, चिपकेंगे यहाँ पे आके। आप समझे? ओके। और तब जब अच्छा हम सर पावर अब सोर्स, हाँ क्लियर हुआ, और तब जब जब हम सर पावर हम सोर्स जैसे हटा देंगे, हाँ बताओ।
सर आप बताइए बोलिए। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं अब जब डिपॉजिट हो जाएंगे, इस पे नेगेटिव उस पे पॉजिटिव, अब यूज करने की बारी आई कि अब हम बैटरी यूज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव जैसा खुद ही काम करेगा ना, क्योंकि ये रॉड पॉजिटिव हो चुका है। यस सर। अब बताओ। सर अब आप बताएं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं, जो हमारे घर में हाँ होती है बैटरी। हाँ हाँ। कोई भी छोटी बैटरी ले लीजिए जिन पर टर्मिनल आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। हम्म ठीक सर, बड़ी बैटरी ले लीजिए इन्वर्टर वाली, जिससे हम इन्वर्टर कनेक्ट रखते हैं। हम्म। ठीक सर, उस पे एक पे प्लस पॉइंट और एक पे माइनस दिया होता है, हाँ और ऐसे इन्वर्टर में दिया होता है प्लस और माइनस। हाँ, दिया होता है। सर हम जो उसमें अगर जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं तब भी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्ट रहते हैं, और हम्म। हम जब चार्ज करते हैं उसको तब भी वो ऐसे कनेक्ट रहते हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। तुम्हें लगता सर है इस केस में क्या होता है? वो तुम्हारे लिए आसान करने के लिए ऐसे दिया हुआ है। हम्म। अच्छा सर, मतलब सारे हमारे कन्वेंशन लिए वैसे तो। नहीं चलते, हाँ, ताकि आम लोग उसको समझ पाए, आम लोग उसको आम तौर पे समझ पाए। समझ रहे हो, इस चक्कर में वो वैसे दिया होता है। देखो, वो ये नहीं सोच रहे, बनाने वाले ये नहीं सोच रहे होते हैं कि तुम समझ पाओ कि वो पॉजिटिव नेगेटिव इसको किससे कनेक्ट करना है, ये बात ही नहीं हो रही होती है। जैसे रेड वायर या रेड वो जो क्लिप होती है, हम्म, वो लोग क्यों रेड देते यस हैं? क्योंकि वो तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से रेड है कि वो रेड वाली पॉजिटिव में कनेक्ट होगी, बस इतना पता है हमको। यानी कि जिसको कुछ नहीं पता इसके बारे में, कुछ साइंस नहीं आती, कुछ नहीं आता, वो भी इतना तो पता कर लेगा ना, ये रेड ये ब्लैक, ब्लैक हमेशा नेगेटिव में कनेक्ट होगी, रेड हमेशा पॉजिटिव में कनेक्ट होगी, बस बात खत्म। इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो सर। आम लोग यूज नहीं कर पाएंगे ना उसको, तो वहां पे ये चक्कर दिया जाता है। आप बताओ क्या तो कहना फिर चाहते मतलब सर इसमें प्रोसेस अलग होता होगा चार्जिंग का, कि या तो इन्वर्टर में कुछ ऐसा होता हो? होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बैटरी अब वो ऐसे ही चार्ज होता है। जब चार्ज हो रहा है ना, तो पावर सोर्स का देखो, सुनो, चक्कर ये है कि उसको उस तरह से अंदर डिजाइन किया गया है कि एक रॉड पॉजिटिव ही रहेगी। मतलब जब चार्ज होगी तुम इसको पलट के चाहो कि ये पॉजिटिव चार्ज कर दो तो नहीं होने वाली, क्योंकि अलग अलग लगाई गई है ना वो इलेक्ट्रोड सेम नहीं होते हैं। उनकी खुद की प्रॉपर्टी भी ऐसी होती है ताकि वो, एक है जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करे और एक है जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करे, ताकि और एफिशिएंट सेल बनाया जा सके, अच्छा सेल बनाया जा सके। सेम तरह की रॉड अगर उठा लेंगे ना, यानी कि दोनों आयरन ले लें, दोनों प्लास्टिक ले लें, दोनों के ऐसा कुछ, तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि एक तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा, एक नहीं करेगा, एक रेजिस्ट करेगा या थोड़ा बहुत कम अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि हमने कर तो दिया चलो नेगेटिव से कनेक्ट पॉजिटिव से कनेक्ट, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से भी तो बिहेव करेगा ना। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर हमेशा पॉजिटिव, एक पर्टिकुलर हमेशा नेगेटिव ही चार्ज की जाती है। ठीक है, और पावर सोर्स से जो तुम कह रहे हो ना कि वो जो चार्ज होती है, यस। पावर सोर्स तो अलट पलट के कैसे भी काम चलता है, सोच के देखो। वो तो जैसे उधर रिक्वायरमेंट है वो दे देगा तुमको। सोचो चार्जर हम पलट के लगा देते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं। ऐसा कुछ है क्या, कुछ हो जाता है? नहीं। नहीं सर। यही तो बात है, हम चार्जर पलट के लगा देते हैं कुछ नहीं होता है, प्लग भी पलट के लगा देते हैं कुछ नहीं होता है, करंट ऐसे जैसे आनी है वैसे ही आती है। आई बात समझ में? ओके वो, सर। क्योंकि पावर सोर्स उसी हिसाब से बिहेव करता है ना। तुम सोच रहे हो कि पावर का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, पावर का एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो ऐसा पूरी तरह से ट्रू नहीं है आगे के लिए। और ये चीजें सहूलियत के लिए तुमको दी जाती हैं, लेकिन उसका वो प्रॉपर मीनिंग होता नहीं है, कई बार वो उल्टा होता है, तुमको सीधा दिया गया होता है, यानी कि तुम सीधा एक बार में समझ जाओ बस, इसलिए। ठीक है, वो अलग तरीके से अच्छा नहीं, सर। वही वर्किंग सेम है, तुम मोबाइल की बैटरी चार्ज करो या इन्वर्टर की बैटरी चार्ज करो, वर्किंग बिल्कुल सेम है। और तुमने वो देखा भी होगा बैटरी को, मतलब जो बड़ा बैटरा टाइप का होता है, उसमें ऐसे सेक्शंस होते हैं, ये सेक्शन ही तो सेल है ना। जब 3 सेक्शन है मतलब वो 3 यस सेल वाली सर। बैटरी है। ठीक है, जिसमें फिल विल किया ओके रहता सर, है वाटर और ये सब। तुम और समझ देख में आ रहा सकते सर हो। ये। और सर एक चीज और पूछनी थी, ये जो आप इलेक्ट्रोड है, हम्म। ये सर बनती है तो कंडक्टर से ही है? इलेक्ट्रोड हमेशा कंडक्टर से नहीं बनता भैया, ग्रेफाइट से भी बन जाता है, ऐसी ऐसी चीजों से भी सर बन ये जाता है जो कि कंडक्टर नहीं उसमें है अच्छे से। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, पर हाँ सर नहीं यही नहीं, पूछना था इसमें उससे नहीं मतलब है, कंडक्टर बोलते और ना। इसमें मतलब अंतर क्या होता है इलेक्ट्रोड में और कंडक्टर में? कंडक्टर अलग चीज है ना, मतलब कंडक्टर है चार्ज को ट्रैवल करवाने के लिए है खाली, यानी कि उस पर सर खुद यस। पे भी चार्ज ऐसे मूव कर सके या वो हो सके। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो ठीक हैं सर। वो यूज किए गए हैं ताकि वो या तो पॉजिटिव को या नेगेटिव को अट्रैक्ट करके अपने पास रख सकें। ठीक है, अपने पास कैरी रख अच्छा सके, सर। क्योंकि उसमें चिपका रहना जरूरी है। बात यह कि हम बोलते हैं ना बैटरी चार्ज हो गई है, पता है बैटरी चार्ज वाले केस में इलेक्ट्रोड के साथ क्या हुआ होता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर बहुत कुछ चिपक चुका होता है।
डिपॉजिटेड रहता है। ये होती है सिचुएशन चार्ज बैटरी की, है। और डिस्चार्ज हो गया होता है तो सब हट गया होता है उसके ऊपर से, सीधा प्लेन रॉड। समझ रहे हो? तो यस सर। इस तरह की सिचुएशन रहती है, मतलब कि चार्ज वाले में वो जाके चिपक चुका होता है, तो इसीलिए वो उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यूज होता है। बाहर तुमको मेटल दिया गया है कंडक्टिविटी सही से करवाने के लिए, लेकिन कभी भी देखा है क्या कि वो जो दो हैं प्लेट्स या फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली, तो एक गोल्डन नजर आ रही है, एक दूसरी नजर आ रही है, या वैसे करे कुछ अंदर, क्योंकि बाहर वो कंडक्टिविटी की बेसिस पे वैसे दिया हुआ है ना, वो खराब हो जाएगा नहीं तो। काम वो कहाँ करेगा? सॉल्यूशन के अंदर जो डिप है, वो डिप जरूरी नहीं है कि तुम मेटल ही डिप करो। तुम पता करना, ग्रेफाइट ग्रेफाइट बहुत सारी चीजें डिप करके उसको एज अ इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, ठीक है? क्योंकि यस सर। फाइनल मोटिव है डिपॉजिट हो पाना। अगर वो चीज किसी आयन को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रोड का काम भी नहीं कर सकती, ठीक है? ये चीज है। कंडक्टर के अलावा भी और चीजें हैं जो आयन डिपॉजिट कर लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए वो इलेक्ट्रोड की जैसे काम कर जाती हैं। मेटल भी यूज होते हैं, ऐसा थोड़ी ना मेटल नहीं यूज होते, हमने कहा दोनों यूज हो सकते हैं, ठीक है? यस सर। बाकी देखना, और कुछ प्रॉब्लम लगती है तो पूछ सकते हो। एक सर, आपने वो मुझे घर में जैसे हम पैरेलल लाइन लाते हैं तो उसका पैरेलल का आप रीजन बताया रेजिस्टिविटी की वजह से कि अगर डायरेक्ट करंट आएगा तो ज्यादा फट जाएगी, चांसेस रहते हैं। वोल्टेज बढ़ हाँ, जाएगा। फटने के। हाँ, तो जो सर फट नहीं कुछ जाएगा, प्लग ऐसे होते फट नहीं जो जाएगा, मैंने मतलब कहा हाँ बट जाएगा। बढ़िया। हाँ सर, हाँ तो ये जो होता है प्लग जो होते हैं उसमें 3 पॉइंट होते हैं। हाँ। आपने बताया था, एक न्यूट्रल तार लिया जाता है और एक हम्म पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है जिसे हम ब्लैक और हम्म रेड बोलते हैं। हम्म। सर कुछ प्लग आजकल ऐसा है जिनमें 3 वायर होते हैं। आजकल कहाँ, वो तो हमेशा से होता है, बहुत साल से होता है। सर हाँ, मतलब जो तीसरा वायर है वो किस मतलब अर्थिंग बोलते जाते हैं उसको लोग बाग शायद। वायर होता भी है। सर वायर मतलब जैसे मेरा बोर्ड है एक सर, उसमें हाँ, अगर मैंने प्लग काट के देखा उसका 3 वायर आ रहे थे। उसमें वायर से होता 3 भी वायर है, आए थे, चेक एक ग्रीन। चेक कर, वायर चेक करना। 3 होते हैं, तो वो ग्रीन वाला जाता है कहाँ? अर्थ में, हर जगह से कनेक्ट होके नीचे। देखो, दो तरह के न्यूट्रल होते हैं या ग्राउंडिंग की जाती है, एक होती है लोकल और एक होती है कंबाइन। लोकल मतलब कि तुमने बगल बगल में सबके जो, हमने बोला ना न्यूट्रल वाले हैं, वो जोड़ दिए। तुम कभी भी बोर्ड खुला हुआ देखना, ठीक है? बोर्ड खुला हुआ देखना तुम कभी भी, तो उसमें सारे प्लग के और सारे स्विचेस के एक एक टर्मिनल जुड़े हुए होंगे एक साथ। समझ रहे हो? और वो यस। वायर, वो वायर हाँ। कहीं लेके भी नहीं जाते हैं, मतलब वो कहीं से आई नहीं होती है, वो जुड़े होते हैं एक साथ, ठीक है? यस। तो वो हुआ नॉर्मल टाइप की न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल या ग्राउंडिंग बोल दो, जो लोकल हुई, यही यहीं पे कर दी तुमने। लेकिन अल्टीमेटली इन सबका उठा के लेके जाया जाता है, जो तुमने घर में नहीं ग्राउंडिंग का वो बना रखा है, घर के बगल में करते हैं या फिर पोल वोल्स के थ्रू होती है। हाँ। कई लोग तो यस घर के यस बगल सर। में ही गड्ढा करके वो कर देते हैं, रॉड डाल देते हैं, वो सब कर देते हैं। तो वो वाले पे जाती है, थर्ड वाली जो ग्रीन वायर तुम कह रहे हो। और सब जगह यूज भी नहीं होती है, ज्यादा हैवी जगह यूज होती है, जहां पे तुम्हें जैसे मशीन वशीन यूज करनी है घर में, तब यूज होती है। ज्यादातर जगह तो घर में ऐसे ही चल रहा है, वो ग्रीन वाली वायर ही नहीं है, सच बताऊं तो। समझ रहे हो? सर वो मैं बोर्ड में नहीं कह रहा, जो जैसे मतलब एक नॉर्मल जैसे चार्जर आता है, लैपटॉप का चार्जर होता है, हाँ हाँ। उसमें ऊपर 3 पॉइंट होते हैं पॉइंट 3 होते हैं, अंदर देखो वायर जिसके 3 प्लग। होती हैं, अंदर देखो पहले, ठीक है? यही तो कह रहे हैं हम, नहीं होता है कहीं में कहीं में होता ही नहीं है, वो सर डिजाइन वैसा मतलब दे दिया होता है। मैंने जो मेरा एक बोर्ड था एक्सटर्नल बोर्ड जो होता है, हाँ। उसके मैंने प्लग काट के देखा, मतलब उसका प्लग टूट गया था तो मैंने हम्म। प्लग बाहर से लाया। तो जब हाँ। लगा रहा था उसमें एक एक ग्रीन लिख रहा था, एक ब्लैक और एक हम्म रेड लिख रहा था, 3 वायर। और हम्म जो मैं तिलक लाया था 3 फेस मतलब 3 हम्म मुंह वाला प्लग लाया था। हम्म। तो सर वो तीसरे वाले का मैं पूछा था लॉजिक, जो तीसरा वाला होता है वो किस लिए यूज करा जाता है इन चीजों में। वही ग्राउंडिंग वाला एक पर्पस होता है, बता तो रहे हैं। अल्टीमेट ग्राउंडिंग। अच्छा सर। न्यूट्रल तो होता है कि लोकल में न्यूट्रल कर दिया है ना, न्यूट्रल न्यूट्रल सारे आपस में कनेक्ट कर दिए लोकल लोकल वाले। लेकिन एक होता है अल्टीमेट ग्राउंडिंग, मतलब कि लास्ट में जो वहां जाता है, ठीक है? और अच्छा इसीलिए ये सर। थोड़ा सेफर माना जाता है, 3 प्लग वाला, थोड़ा सा ज्यादा, इतना कोई वो नहीं है। इसीलिए तुम देखोगे ज्यादा स्टैंडर्ड चीजें हैं, ज्यादा महंगी चीजों की जो चार्जर वो सब चीजें हैं, उनमें 3 3 प्लग वाला आता है। नॉर्मल चीजें हैं, 2 2 प्लग से काम चल जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। छोटी मोटी तुम लाइट खरीदने जाओगे, जैसे इमरजेंसी लाइट 200 300 400 रुपए की, उसमें कहाँ 3 प्लग, सब में नहीं मिलेगा तुमको, वो 2 ही नहीं प्लग में नहीं काम सर। चल जाता है। क्योंकि वो उतना हार्म वो नहीं होता ना, ज्यादा महंगी चीजों को बचाने के चक्कर में उसमें और एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन समझ लो,
कि वो ग्राउंडिंग का वो दे दिया जाता है कि अगर उधर है, यानी कि तुम्हारे घर में वो वाला पॉइंट है ग्राउंडिंग का उस तरफ से, तो वो उसको बचा ले ओवर करंट आ जाने पे। ठीक है, सारा ग्राउंड में फ्लो हो जाए, इधर नहीं आ पाए। ठीक है, तो स्टेजेस होती हैं प्रोटेक्ट करने की, समझ रहे हो? यस सर। इसका ऐसे ही सिस्टम होता है। कई जगह लगी नहीं होती हैं, सच बता रहे हैं। कई जगह तुमने तो वो देखा, तो वो यानी कि अच्छा वाला होगा, उसमें लगाई थी, काम था उसका लेकिन कई जगह प्लग होता है, अंदर कुछ नहीं होता है, तीसरा कुछ होता ही नहीं, उसको हटा भी दो तब भी सेम बात है। ऐसा वाला केस है। हाँ सर होता है ज्यादातर, मतलब हैवी चीजों में होता है, जैसे प्रेस हो गई हाँ बिल्कुल। अच्छी वाली, जितना या भी कोई हैवी जितना भी मोटर हैवी वाले। चीजें, हाँ उनमें ज्यादा जरूरी होता है। सिंपल से में नहीं होता, जैसे मोबाइल चार्जर्स में कहाँ ज्यादा होता है, इस दो ही होते हैं सर प्लग। ये भी पूछा था, ये मोटर में 3 फेसेस होते हैं, मतलब मोटर 2 प्रकार की बनी है आजकल, एक तो 2 फेसेस होती है और 3 फेसेस। सिंगल फेज तो भी सर होती इन दोनों, हाँ सर सिंगल फेस भी होती है। है। तो सर इनमें डिफरेंस पूछा था क्या है, मतलब 3 फेस क्यों होते हैं उसमें, बड़ी अगर वो बड़ी है इस वजह से उसमें 3 होते हैं, नहीं हैवी नहीं, बड़े मोटर बड़े है। का कोई चक्कर नहीं है। बड़े का कोई चक्कर नहीं है, वो 3 फेज का दूसरा ही चक्कर है, वो बताएंगे बाद में कभी। ठीक है, आराम से पूछना, वो है हमें पढ़ा हुआ है ना पूरा, मेरा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। 3 फेज का चक्कर होता है कि वो मैग्नेटिक, देखो फैन जब स्टार्ट होना है तो तुमको कंडक्टर को पहले मूव करवाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये तो हो नहीं सकता, अब डंडा लेके तो सब पहले फैन घुमाएंगे नहीं उसके बाद घूमना शुरू करें, ये तो हो नहीं सकता। तो क्या करना पड़ता है, उल्टा मैग्नेटिक फील्ड ही रोटेट करने लगे कंडक्टर के रिस्पेक्ट में। दो चीजें हैं ना, ठीक है, यस समझ रहे सर। हो? कि मतलब तुम दो बातें कर सकते हो, जैसे तुम लोगों को, जैसे तुमको और तुषार को एक दूसरे के रिलेटिव में चलना है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के रिलेटिव में, यानी कि अगर तुम चलने लगो, वो रुका रहे तो भी रिलेटिव मोशन हो जाएगा, तुम रुके रहो वो चलने लगे तो भी रिलेटिव मोशन हो जाएगा। एक सेकंड होल्ड करना जरा। मम्मी जी, मम्मी जी क्या कर रही हैं? पढ़ा रहे हैं यार, शुरू कर रहे हैं। हेलो। यस सर। हाँ, कह रहे हैं उस दो ही चीजें हैं कि तुम रिलेटिव मोशन कर सकते हो, किसी एक को चला दो या दोनों को चला दो, ठीक है। तो यहाँ पे उस कंडक्टर को, क्योंकि वो उसके अंदर है, यानी कि कोर के अंदर है, साइड साइड में एंटर्ड होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल छोटे छोटे कंडक्टर्स होते हैं, वो घुमाएंगे तब तो चलेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड तो आ गई, तुमने करंट दिया, अंदर कॉइल है, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बन गई, लेकिन अगर वो मैग्नेटिक फील्ड रुकी हुई है तो फैन चलना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। उसको चलाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब या तो तुम कंडक्टर चला दो, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करके 3 फेज की हेल्प से क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ही चला देते हैं। तो कंडक्टर को ऐसा फील होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। सोचो ना, तुम बीच में खड़े हो और तुषार तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगे, तो तुम भी तुषार के रेफरेंस में तो मोशन में हो ना, ऐसा कुछ, ठीक है। यस। तो उस केस में फिर उसमें करंट आ जाती है, करंट आती है, फोर्स लगने लगता है, फोर्स लगता है तो टॉर्क लग जाता है, तभी तुरंत तुमको फैन घूमता हुआ नजर आता है, मतलब घूम जाता है फैन। टॉर्क चाहिए ना, फाइनली वो टॉर्क डेवलप नहीं हो सकता है सीधे सीधे। और सिंगल फेज में वो करवाने के लिए अलग से ऊपर कंडेंसर लगाना पड़ता है, इसीलिए तो फैन में लगा होता है। फैन सिंगल फेज मोटर है, उसमें कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर चाहिए होता है, क्योंकि एक कैपेसिटर वाला मेथड होता है। उसका एक पूरा प्रोसेस है, वो तुमको एक बार में 2 मिनट में समझ में नहीं आएगा, मतलब उसमें पूरे 3 फेज तुमको समझना पड़ेगा कि होता क्या है 3 फेज, कैसे काम करता है। 3 लाइंस आती हैं, 3 मेन लाइंस आती हैं, ऐसा नहीं कि न्यूट्रल है उसमें से कुछ, तीनों में लाइन है, तीनों में करंट है, ऐसा होता है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर और कुछ पूछना है? यस सर। नो सर। चलो ठीक है, फिर क्लास ओवर। बोलो अगर कुछ है तो। सर वो थोड़ा टॉर्क का और पूछा था कि ये जो रोटेशनल होता है, हम्म। मतलब एक तरह से रोटेशनल फोर्स की तरह काम होता है लीनियर वालों